मित्रों, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका गीतांजलि श्री, जिन्हें पिछले वर्ष अ, दुनिया का द्वितीय नंबर का पुरस्कार, जिसको बुकर पुरस्कार कहते हैं, नोबेल के बाद इसका नाम सेकंड नंबर पे आता है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। और इसको मिलना मतलब लेखक बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी रचनात्मकता बहुत प्रभावशाली है, तभी उसको दिया जाता है। तो गीतांजलि श्री को उनके इस रेत समाधि जो उपन्यास है उनका, इस पर मिला है। ये पुरस्कार रेत समाधि गीतांजलि श्री जी का है। गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने यही लिखा है उपन्यास, इन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं और काफ़ी सुलझी हुई और स्पष्ट बात करती है और काफ़ी गहरी समझ रखती है अपनी। जाहिर सी बात है, साहित्य की देश, दुनिया, समाज, संस्कृति, परंपराएं, भारतीय परिवेश, भारतीय समाज, उन सारी चीज़ों पर अपनी अच्छी पकड़ रखती है गीतांजलि जी। मैं यहाँ ये बता रहा था कि इस उपन्यास में जो कहानी है वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भाषा, कोई खास तरह का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जिससे कहते हैं ना क्लासिक्स क्या होता है, और क्लासिक्स जब कोई लिखता है तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस होता है और उसका दूरगामी परिणाम कैसे होता है। अगर आप साहित्य की समझ रखते हैं, फिक्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। उपन्यास क्या है? कल्पना ही है ना। कहानी क्या है? कल्पना ही है। उसमें यथार्थ थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी बहुत कल्पना होती है, और लेखक एक ऐसी कहानी का निर्माण करता है, एक ऐसी कथा का निर्माण करता है जो पाठक की दुनिया या पाठक की सोच में बहुत कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की भूमिका निभाता है। तो फिक्शन, हमारे स्कूल के विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता है, लेकिन बच्चों में अगर हम शुरू से ही पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति डालेंगे, वो साहित्य की, संस्कृति की, समाज की परंपरा को समझ पाएंगे। और जितना अधिक पढ़ेंगे उपन्यास, कहानियाँ, बाकी वैचारिक लेखन, उतनी ही गहरी समझ, और छोटी उम्र में क्या होता है कि पिकअप करने की क्षमता वो ज़्यादा होती है। तो अगर घर में ऐसा माहौल है, परिवार में कोई पढ़ने वाला है, घर में छोटी मोटी लाइब्रेरी है, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है और हर किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो वहाँ पर भी पढ़ सकता है, लेकिन पुस्तक पुस्तक ही होती है। हम मानते हैं कि उससे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को जिस फ्रीक्वेंसी में लेके जाएंगे, जिस प्रकार की हमारी समझ बनेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण समझ बनेगी। तो गीतांजलि श्री के इस पुस्तक के माध्यम से मैं ये बात कर रहा था कि हमारी जो नई जनरेशन है, ख़ासतौर से स्कूल की जनरेशन, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, प्राइवेट स्कूलों में जाइए, बच्चे, बेंगलोर की बात अलग है, यहाँ तो पूरा कॉमर्शियल माहौल है, यहाँ तो सब कुछ MBA करने वाले लोग हैं, और साहित्य सिर्फ यहाँ शौक से लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, और फ़ोटो खिंचवाने का काम चलता रहता है। लेकिन जो सच में, जैसे कहते हैं ना कि भारत की ज़मीन को जो जानना चाहता है, इस हिंदुस्तान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको इस प्रकार की चीज़ें, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे निराला हो, चाहे गे हो, भारतीय परंपरा में बहुत लेखक हुए हैं, तुलसीदास हो, कबीरदास हो, मीराबाई हो, तमाम, आंडाल हो, तो इन सबको समझने की और उनके प्रति एक गहरी समझ बनाने की आवश्यकता है। अगर हमारी समझ नहीं बनेगी और हम रातों रात सब कुछ अर्जित करना चाहेंगे तो शायद मुश्किल क्या, बिल्कुल असंभव होगा, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक समझ ही नहीं होगी तब तक हम साहित्य को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए फिर किसी को पुरस्कार मिलना हो, चाहे साहित्य अकेडमी मिलना हो, चाहे नोबेल पुरस्कार मिलना हो, चाहे कोई अलग सम्मान मिलना हो, तो हम समझते हैं कि क्या है, लेखक क्या है, बैठे ठाले का काम है, क्या करना है उनको, सिर्फ बकबक करना है, उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना, ये तो काम है लेखन। लेकिन लेखन इतना आसान काम नहीं है, लोग उसके बारे में जो भी समझते हो समझते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। और अगर आपको पढ़ने लिखने की दुनिया में आना है और उसको समझना है, तो इन सारी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। गीतांजलि श्री जी ने 4 उपन्यास लिखे हैं, माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, और 4 कहानी संग्रह हैं उनके, अनुगुंज, वैराग्य, प्रतिनिधि कहानियाँ, यहाँ हाथी रहते थे। अंग्रेजी में शोध पत्र भी लिख चुकी है और इनकी रचनाओं का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
और थिएटर यानी जिसको बोलते हैं नाटक ड्रामा के लिए भी मैडम लगातार लिखती रहती है। इनको बहुत सारी फेलोशिप मिल चुकी है, देश दुनिया की तमाम यात्राएं कर चुकी हैं। हमारी गुरु प्रेरणा और बेहद अजीज कृष्णा सोबती जी के लिए ये उपन्यास उन्होंने समर्पित किया है। कृष्णा सोबती जी को आप जानते ही होंगे, हिंदी की बहुत वरिष्ठ लेखिकाएं थी। मैं कुछ अंश पढ़ देता हूँ, कुछ अंश पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा है। अगर आपकी रुचि हो सच में तो इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। जाहिर सी बात अंग्रेजी में अनुवाद हुआ उसके बाद ये पुरस्कार मिला, क्योंकि सिर्फ हिंदी की पुस्तक तो वहाँ लेते नहीं है ना बुकर के लिए, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा में जो अनुदित होती है पुस्तकों उनमें से चयन करते हैं वो लोग। तो इसका भी जाहिर सी बात इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है और भी दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और पुरस्कार मिलने के बाद जाहिर सी बात है इनको विश्व लेवल पर एक नई पहचान मिलती है, तो इनकी बाकी रचनाओं को भी जाना पहचाने लगा है, उन पर भी बात होने लगी, उनको भी ज़्यादा तवज्जो दिया जाने लगा है। एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है। दिलचस्प कहानी है, उसमें सरहद है और औरतें जो आती है जाती है आरम पार। औरत और सरहद साथ हो तो खुद ब खुद कहानी बन जाती है, बल्कि औरत पर भी कहानी है, सुगबुगी से भरी। फिर जो हवा चलती है उसमें कहानी उड़ती है, जो घास उगती है हवा की दिशा में देह को उकसाती उसमें भी, और डूबता सूरज भी कहानी के ढेरों कंदील जलाकर बादलों पर टांग देता है, और ये सब गाथा में जुड़ते चले जाते हैं। राह आगे यूँ बढ़ती है, दाएं बाएं होती गुम्बदी बनी, जैसे होश नहीं कि कहाँ रुके, और सब कुछ और कुछ भी किस्से सुनाने लग पड़ते हैं। ज्वालामुखी के अंतर्गत से निकलना चुप चुप भरता भाप और अंगारों और धुएं से फूटता अतीत। इस किस्से में दो औरतें थीं, उन औरों के अलावा भी जो भी आई और चली गई, या वे जो बराबर आती जाती रही, और वे भी जो लगभग लगातार रही पर बहुत अहम नहीं थी, और उनका तो अभी जिक्र ही क्या जो औरतें नहीं थी अभी। ऐसा कि दो औरतें अहम थी और उनमें से एक छोटी होती गई और एक बड़ी। दो औरतें थी और एक मौत, दो औरतें एक मौत, क्या खूब जमेगी, मिल बैठेंगे सब साथ हम और वे। दो औरतें, एक माँ एक बेटी, एक छोटी होती एक बड़ी होती, एक हंस कर कहती कि मैं प्रतिदिन छोटियाँ रही हूँ, दूसरी दुखी होती पर न कहती कि वो देख रही वो रोज़ बुढ़ा रही है। माँ ने साड़ी पहननी छोड़ दी थी कि आधी सदी कमर में खोसनी पड़ती है और पेटीकोट रोज़ ऊंचे कराने पड़ते हैं, पर क्या छोटे होने में बिल्लियाँ वाली सिफत आ जाती है कि आप ज़रा से सुराख में खुद को घुसा लें और निकल जाएं, सरहद छेद दें और फिसल ले बीच से अदृश्य हो पाने के करीब तक की क्षमता दिख डालें। ऐसे कुछ अंश है और इनकी भाषा थोड़ी अजीब लगेगी आपको, शायद हो सकता है कुछ अलग लगे, लेकिन फिक्शन की भाषा इसी प्रकार की होती है। आप जब धीरे धीरे थोड़ा उसमें गहरे में जाएंगे तो उसका भावबोध, उसका मर्म समझ में आने लगेगा, और समझ में आ गया कि लेखक क्या कहना चाहता है कि स्त्रियों के भारत के माध्यम से, उस स्त्री की कथा के माध्यम से वो किस जीवन की कथा कह रहा है, कौन सी सरहदें, कौन से विभाजन, कौन से बंटवारे किसकी ज़िंदगियों को कहाँ कहाँ प्रभावित करते हैं, और कैसे जो अपराधी नहीं होता है उसको भी विभाजन अपराधी बना देता है। चाहे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, चाहे बांग्लादेश का बनना हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन की बात हो, हम दुनिया में जहाँ भी बंटवारा होता है और उसकी जो पीड़ा होती है, उसका जो दर्द होता है, और स्त्री को कितना कुछ भुगतना पड़ता है, उन सारी बातों को इस उपन्यास में दर्ज किया है लेखिका ने। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पुरस्कार मिलने के बाद उनको किस प्रकार से एक विश्व पटल पर नाम भी मिला है, और हमारी हिंदी भाषा के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि गीतांजलि श्री जी को रेत समाधि जो उपन्यास जो इंग्लिश में सेंट ऑफ टम्ब के नाम से अनुवाद होता है, और उस पर उपन्यास मिलता है कि मतलब किस प्रकार से वो मकबरा जो रेत का मकबरा है, जो रेत का मकबरा है, और उसके माध्यम से सारी एक फिलोसॉफिकल कहानी मैडम
निर्मित करती है और जीवन के उन वास्तविक सवालों को जैसे कई तरीके से देखने, सुनने और समझने और समझाने का प्रयास करती है। साहित्य सतत और धीरे धीरे परिवर्तन करने की प्रक्रिया है मित्रों, इसलिए ये जल्दबाजी का काम नहीं है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और निरंतर काम को करते रहना बहुत ज़रूरी है। गीतांजलि मैडम को मेरी फिर से शुभकामनाएं, और मैडम ऐसे ही लिखती रहें और आगे भविष्य में उन्हें और भी इससे भी बड़ा पुरस्कार मिले। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।